बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एफएससी बायोलॉजी के सिलेबस को स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और अब हम इसके सेक्शन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डोमेन आर्किया एंड बैक्टीरिया एंड डिस्कस हाउ दीज डिफरेंसेस रिफ्लेक्ट देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। वो कह रहे हैं कि आप कंपेयर करें डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया को कि इनमें क्या क्या फ़र्क है और बताएं कि इनके फ़र्क की वजह से इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में हमें क्या पता चलता है। यहाँ पे हमारे पास इसकी कंपैरिजन है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास फ़ीचर्स दिए गए हैं। ये डोमेन आर्किया के फ़ीचर्स हैं और ये डोमेन बैक्टीरिया की। सबसे पहले अगर हम इनके सेल स्ट्रक्चर को देखें तो वो हमारे पास क्या है, आर्किया भी प्रोकैरियोट्स होते हैं और बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। अगर हम इनके सेल वाल की कंपोजिशन को देखें तो आर्किया की सेल वाल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं मिलके बनी हुई होती, जबकि ये किससे मिलके बनी हुई होती है, सूडो पेप्टिडोग्लाइकन या ख़ास किस्म के पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से। जबकि बैक्टीरिया की सेल वाल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्या है, अगर हम इसकी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद लिपिड्स की बात करें तो आर्किया के अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो ग्लिसरॉल के साथ ईथर लिंक्ड हुए हुए होते हैं और इनके फैटी एसिड की चेन जो होती है वो ब्रांच्ड होती है, जबकि इधर लिपिड्स ग्लिसरॉल के साथ ईस्टर लिंकेज के ज़रिए से जुड़े हुए होते हैं और इनकी फैटी एसिड की चेन अनब्रांच्ड होती है। आरएनए पॉलीमरेज़ की बात करें तो आर्किया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं आरएनए पॉलीमरेज़ पाए जाते हैं जो कि यूकैरियोट्स के साथ मैच कर रहे होते हैं, जबकि बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक किस्म के आरएनए पॉलीमरेज़ पाया जाता है जो कि आर्किया से बहुत ही सिंपल सा होता है। उसके बाद हमारे पास हम देख लेते हैं कि इनका राइबोसोमल आरएनए कैसा होता है। तो आर्किया का राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस जो होता है वह ज़्यादा रिलेट कर रहा होता है आर्किया से, जिसकी बुनियाद पे हमने ये भी कहा था कि आर्किया और यूकैरिया आपस में ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, जबकि बैक्टीरिया के पास इसका अपना मुख्तलिफ जो होता है राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस मौजूद होता है। अगर हम इनको देखें कि इनकी एंटीबायोटिक्स के लिहाज से इनकी सेंसिटिविटी कैसी है, तो आर्किया जो हैं उनके पास ये जो होते हैं नॉट सेंसिटिव होते हैं टू मोस्ट एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट बैक्टीरिया। मींस वो वाली एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनके खिलाफ ये इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, जबकि बैक्टीरिया जो हैं ये सेंसिटिव होते हैं जो हम आम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं पेनिसिलिन उसके अगेंस्ट। उसके बाद अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो जो आर्किया होते हैं वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स हैं, साल्ट लेक्स हैं, डीप सी वेंट्स हैं, बट आल्सो इन नॉर्मल इन्वायरमेंट। मीन्स जो एक्सट्रीम और नॉर्मल इन्वायरमेंट दोनों में रह लेती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, लो pH, हर किस्म के इन्वायरमेंट, मतलब एक्सट्रीम जो बहुत ही हैवी जो होते हैं इन्वायरमेंट उनके अंदर। अगर हम इनकी बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं बहुत सारी इन्वायरमेंट्स में ये पाए जाते हैं, सोयल में भी, वाटर में भी और इवन दैट ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी, प्लांट्स एनिमल्स के अंदर भी। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें मेटाबॉलिज्म। तो आर्किया के अंदर जो है यूनिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसे हम मेथेनोजेनेसिस कहते हैं, जिस अमल के ज़रिए ये क्या करते हैं, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद अगर हम मेटाबॉलिज्म देखें बैक्टीरिया के अंदर तो इनके बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस ये करवाते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करवाते हैं और फर्मेंटेशन करवाते हैं। ये आलमोस्ट सारी वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि हम इनमें डोमेन को कम्प्लीटली डिटेल में स्टडी करके आए, तो उनमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे डिस्कस किए हैं। हमारे पास इसी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के पोर्शन में था कि ये आप बताएं कि इनके जो आपस में ये दोनों एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इनका ये फिर कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ। तो उस पोर्शन को देखते हैं कि एंशिएंट लीनिएज। इसमें वो बताते हैं कि आर्किया और बैक्टीरिया दोनों क्या हैं, लाइफ की एंशिएंट फॉर्म है, मतलब बहुत कदीम फॉर्म है। बट मॉलिक्यूलर एविडेंस स्पेशली जब उन्होंने आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एनालिसिस की तो इससे ये पता चला कि आर्किया जो हैं वो ज़्यादातर जो है मोर रीसेंट कॉमन एंसेस्टर विद यूकैरिया। मींस
आर्किया जो है वो ज़्यादा रिजेंबल यूकैरिया के साथ करते हैं, ना कि बैक्टीरिया के साथ। इस वजह से हमें ये पता चलता है कि 3 डिस्टिंक्ट डोमेन्स ऑफ लाइफ रेदर दैन जस्ट 2 प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, के 3 डोमेन्स नहीं बल्कि ज़िंदगी की 2 फॉर्म्स पाई जाती थी, जो कि क्या थी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। उसके बाद अडेप्टेशन टू एक्सट्रीम की बात करें, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है कंट्रास्ट में, कि आर्किया के पास एबिलिटी होती है कि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं, हार्श कंडीशंस में रहते हैं, जबकि ये हमें ये सजेस्ट करता है कि दैट दे मे रिजेंबल टू अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म, कि ये जो बहुत पुरानी लाइफ एग्जिस्ट करती थी अर्थ पे उसके साथ ज़्यादा रिजेंबल करती है। उसके बाद अगर हम देखें कि इनका एवोल्यूशनरी पाथवे कैसे सेपरेट है, तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ये हमें बताता है कि आर्किया और बैक्टीरिया जो हैं कॉमन एंसेस्टर से ही सेपरेटली इवॉल्व हुए हैं। दिस इज़ अ फंडामेंटल इनसाइट ऑफ द 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज बाय कोरा लूज ने जो ये 3 डोमेन्स का कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें ये उसने बहुत अहम बात बताई थी कि जो आर्किया और बैक्टीरिया और यूकैरिया हैं, तीनों क्या हैं, एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट, के बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट के मुताबिक स्पीशीज़ के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें, और हाउ डज़ द डेफिनेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग स्पीशी बाउंड्रीज एंड द प्रोसेस ऑफ स्पीशिएशन। जो बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट में उन्होंने डेफिनेशन दी थी, वो किस तरीके से हमें स्पीशीज़ बाउंड्री को अंडरस्टैंड करने में मदद देती है, और प्रोसेस ऑफ स्पीशिएशन भी बताएं, और प्रोवाइड एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। जो आप बात करें बताएं, उसको एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे बयान करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पीशीज़ की डेफिनेशन। तो स्पीशीज़ की डेफिनेशन क्या है कि द टर्म स्पीशी इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी। जो स्पीशी है ये बायोलॉजी के अंदर बहुत अहम किरदार एक कॉन्सेप्ट समझा जाता है। आ स्पीशीज़ जनरली डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। स्पीशीज़ हम ऐसे जानदारों के ग्रुप को कहते हैं दैट कैन इंटरब्रीड, जो आपस में जिनसी तौलीद करके प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग अंडर नेचुरल कंडीशन। कुदरती हालात में वो एक दूसरे के साथ जिनसी तौलीद करके अपने नस्ल को बढ़ाते हैं। मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज शेयर कॉमन कैरेक्टर्स एंड जेनेटिक मेंबर्स मेकअप। जो एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स होते हैं, मींस डॉग के साथ, ह्यूमन के साथ, कैट्स के साथ, ये एक जैसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं और उनका जेनेटिक मेकअप भी सेम होता है, विच डिस्टिंग्विश दैम फ्राम इंडिविजुअल ऑफ अदर स्पीशीज। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स और जेनेटिक मेकअप की बेस पर हम इनको दूसरे स्पीशीज़ से डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के प्रॉब्लम्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़, कि जब स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना था तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई। तो identification of species by using physical traits and similarities can sometimes be problematic due to the existence of cryptic species organism that appear similar but are genetically distant. Means जब उन्होंने species को identify करना start किया तो अगर वो ज़ाहिरी तौर पर उनकी खसूसियात को देखते थे जो ज़ाहिरी तौर पर तो एक जैसी नज़र आ रही थी, लेकिन उनमें जेनेटिक मेकअप डिफरेंस होने की वजह से उन्हें काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। टू एड्रेस इसी मसले को देखते हुए जर्मन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मेयर, इसने क्या किया था, एम्फसाइज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एज अ की क्राइटेरिएशन, कि इसने क्या किया, इसने कॉन्सेप्ट किसका दिया था, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है, उसने ये कहा था कि स्पीशीज़ आर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन, कि स्पीशीज़ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है, ऐसी पॉपुलेशंस का ग्रुप होता है जो कुदरती तौर पर एक दूसरे से जिनसी तौलीद कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ डू नॉट टिपिकली मैट और प्रोड्यूस वाइएबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जो मेंबर्स डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, मींस कैट या डॉग आपस में मैटिंग नहीं कर सकते और अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ही उसका कॉन्सेप्ट क्या था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का, कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ जिनसी तौलीद करके ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं वो सेम स्पीशीज़ कहलाएंगी, और जो आपस में जिनसी तौलीद नहीं करती होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट स्पीशीज़ कहलाएंगी। द बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड अ क्लियर मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन, कि जो ये स्पीशीज़ के बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को दिया गया था उसी से हमें पता चले कि स्पीशीज़ वजूद में कैसे आती हैं। स्पेशिएशन इज़ एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये हमारे पास क्या है, एक एवोल्यूशनरी
अमल है जिसके ज़रिए न्यू स्पीशीज़ जो होती हैं वो पहले से मौजूद कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होती हैं। इट इन्वॉल्व द एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक चेंज दैट लीड्स टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन पॉपुलेशन। इसके अंदर और क्या होता है कि जेनेटिक चेंज भी बताते हैं पॉपुलेशंस के दरमियान, जिसकी बिना पर एक स्पीशीज़ जो होती है दूसरे से अलग समझी जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाता है हॉर्स एंड डंकी। हॉर्स एंड डंकी कैन मैट एंड प्रोड्यूस अ म्यूल। जो घोड़े और गधे होते हैं ये आपस में जब जिनसी तौलीद करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूल कहते हैं। आम ज़बान में आपने खच्चर वर्ड सुना होगा, लेकिन ये क्या होते हैं, स्टीराइल होते हैं। स्टीराइल से मुराद ये होता है कि हम इनको काम वगैरह के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मींस बोझ उठाने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इंटरब्रीड करके ऑफ स्प्रिंग्स को नहीं प्रोड्यूस कर सकते। दिस मींस हॉर्स एंड डंकीज आर सेपरेट स्पीशीज़ अंडर अ बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट। इससे ये हमें पता चलता है कि डंकी और हॉर्स क्या हैं, ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं स्पीशी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बिकॉज दे कैन नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि ये ऐसे ऑफ स्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकती जो मज़ीद आगे जिनसी तौलीद करके अपनी नस्ल को बढ़ा सकें। उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल आती है डार्विन फिंचेस, जो कि गालापागोस आइसलैंड पर डार्विन ने देखी थी। इनको जब उसने देखा तो उसने देखा कि इनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं। डिफरेंट फिंचेस स्पीशीज एवॉल्व ऑन सेपरेट आइसलैंड। जब पहले ये एक ही जगह पर रहते थे, लेकिन फिजिकल बैरियर आने की वजह से जब इनका इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो ये क्या हो गए, एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए। किस वजह से? क्योंकि इनकी बीक शेप जो है वो डिफरेंट हो गई थी और इनके जो डाइट थी वो चेंज होने की वजह से। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो पूछ रहे हैं डिस्क्राइब द मेजर ग्रुप्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई। ये हमारे पास नोट्स है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने मेजर ग्रुप्स जो हैं प्रोटिस्टा के देखे थे, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक। ये लेक्चर अगर आपने नहीं लिया तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, इसको आपने वहाँ से देख लेना है और इसको आपने ऐसे ही अटैम्प्ट करना है। और उसके अलावा फंजाई के जो हमारे पास मेजर ग्रुप्स हैं वो है ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और बसीडोमाइकोटा। ये आपके पास इसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइला, कि आपने इन तमाम जो हैं फाइलम्स, फाइलम नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थस, मोलस्कस, आर्थ्रोपोडा और एकाइनोडर्मेटा, इन सब की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना है, आपने बताना है। तो ये भी सारे लेक्चर जो हैं ये अपलोडेड हैं, इनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक शेयर कर दूँगी, आप इनको वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जनरल करैक्टरिस्टिक्स आप बताएं कॉर्डेट्स की। ये भी हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। राइट डाउन ऑन द 3 ग्रुप्स ऑफ मैमल्स, के जो मैमल्स के 3 ग्रुप्स हमने स्टडी किए थे, मर्सूपियल्स और प्लेसेंटल और मोनोट्रीम्स, इनको बताएं। इस क्वेश्चन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है डिस्कस मैकेनिज़्म ऑफ एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। इस क्वेश्चन का भी जो है हम वैसे चैप्टर में डिटेल से इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो मैं इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है आउटलाइन द मेजर क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर वायरसेस बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, फीचर्स एंड रेप्लिकेशन मेथड। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज क्लासिफिकेशन इन वायरोलॉजी। हाँ, हमसे ये पूछा जा रहा है कि वायरसेस को जब क्लासिफाई किया गया था तो उसको स्ट्रक्चर, फीचर्स और रेप्लिकेशन के किन तरीक़ों से, किन की बेस पर जो क्लासिफाई किया था वो हमें बताएं। और डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इन वायरोलॉजी, वायरस की स्टडी में इस क्लासिफिकेशन की क्या अहमियत है, इसको भी डिस्कस करें। तो ये टॉपिक भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका मिस हो गया है तो आप को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से इसको ओपन करके नोट्स भी बना सकते हैं। इजी नोट्स बने हुए हैं, बुक के अकॉर्डिंग पॉइंट आउट हुए भी, हर चीज़ आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। जबकि आपके पास जो सिग्निफिकेंस है वायरोलॉजी की वो हमारे पास क्या है कि इससे हमें क्या अहमियत इसको हासिल है, क्लासिफिकेशन इन्होंने क्यों की। इससे क्या होता है कि हेल्प ट्रेस वायरल ओरिजिन एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी, कि क्लासिफिकेशन की वजह से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट वायरसेस जो हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं और इनकी आपस में अब आबाद कैसे थे, इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है।
सिमिलर स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन मैकेनिज्म में इम्प्लाई सिमिलरली पैथोजेनिसिटी और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड कि वो वाले ग्रुप्स वायरस के जो एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर रहे होते हैं, वो एक ही किस्म की डिजीज़ काज कर रहे होते हैं, तो उनके लिए हम ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ भी तमाम सेम ग्रुप के लिए एक जैसी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन इन्फॉर्म्स टारगेट थेरापीज़ बाय आइडेंटिफाइंग रेप्लिकेशन स्टेप्स टू इनहिबिट। क्लासिफिकेशन की वजह से हम ये भी पता चला है कि हम कैसे किसी भी अगर वायरस को रोकना हो तो हम उसमें उसको रेप्लिकेशन स्टेप को आइडेंटिफाई करके कैसे हम टारगेट कर सकते हैं थेरापीज़ को। उसके बाद अलाउ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स टू बी टेलर्ड टू स्पेसिफिक वायरल फैमिलीज़ और स्पीशीज़ कि हम लोगों को किस तरीके से अवेयरनेस दे सकते हैं कि कौन सा वायरस जो है वो किस तरीके से जो है डिजीज़ काज कर रहा है, तो हम उनसे कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं। गाइड्स द सिलेक्शन ऑफ डिटेक्शन टूल बेस्ड ऑन वायरस ग्रुप करैक्टरिस्टिक्स के, इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम रहनुमाई हमें मिलती है कि हम कैसे वायरस की करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम उनको डिटेक्ट करने के लिए किन टूल्स वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल्स एट विच बायोडाइवर्सिटी कैन बी असेस, कि आप वो लेवल्स बताएं जिनके ज़रिए हम बायोडाइवर्सिटी का जायज़ा ले सकते हैं। हाउ डू दिस लेवल्स कंट्रीब्यूट टू ईच अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, कि ये लेवल्स जो हैं हमें किस तरीके से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और उनको हिफाजत करने के लिए जो हम इकदाम उठा सकते हैं उनको समझने में किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये लेक्चर भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इंशाल्लाह इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आपको ये समझ आ गया है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग मेथड इन इकोलॉजिकल स्टडी, के माहौल को स्टडी करते हुए हमें रैंडम सैम्पलिंग मेथड जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो हम वो हमारी वो किस तरीके से अहमियत का हामिल है, इसका भी जो लिंक है वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इकोसिस्टम एंड निच। ये भी हमारे पास जो लास्ट टॉपिक था ना बायोडाइवर्सिटी वाला, उसमें ये टर्म्स लिखी हुई थी ब्लॉक में, तो उसको हमने डिस्कस किया था कि इकोसिस्टम हमारे पास क्या है। एन इकोसिस्टम इज़ अ डायनामिक एंड इंटरेक्टिव सिस्टम कंपोज्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। मतलब इकोसिस्टम हमारे पास एक ऐसा मुतहर्रिक और इंटरेक्टिव सिस्टम होता है जिसके अंदर जानदार चीज़ों का रिलेशनशिप होता है बेजान चीज़ों के साथ माहौल के अंदर। इट इंक्लूड ऑल द बायोटिक फैक्टर एज वेल एज द ए बायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर में क्या आ जाते हैं, एनिमल्स प्लांट्स आ जाते हैं, और ए बायोटिक फैक्टर में हमारे पास जो माहौल के अंदर हवा है, मिट्टी है, पानी है, वो शामिल होते हैं। निच हम किसे कहते हैं कि निच रेफर्स टू द रोल और फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म और स्पीशी विद इन इकोसिस्टम, कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी स्पीशी है, तो वो माहौल के अंदर क्या किरदार अदा कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, निच। इट इंक्लूड इट्स हैबिटेट, हम ये देखते हैं कि इसका मस्कन कैसा है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, मीन्स प्रीडेशन, कंपटीशन, सिम्बायोसिस, योर रिलेशनशिप हम देखते हैं। एंड द रोल इन एनर्जी फ्लो विद एन इकोसिस्टम, कि ये क्या कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी को किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं। ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, उसके एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन जो कि सेक्शन 3 में इंक्लूडेड थे। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इन क्वेश्चंस में वो हमसे एक्चुअली पूछ क्या रहे हैं और इनका हमने आंसर कैसे करना है। बाकी जो क्वेश्चंस जिनको हमने डिटेल में सेम एज़ पहले से डिस्कस किया हुआ है, उसके जो हैं लिंक्स वो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। फिर भी अगर आपका कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप उसको मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन के साथ जुड़े रहिएगा, और बाकियों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।